एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विदेश जाने से पहले लिंग शियाओ शी से मिलता है, यह कहने के लिए कि उसके जाने के बाद वह ली जियान का ध्यान रखे। लिंग शियाओ की विदाई की बात सुनकर शी को बहुत रोना आता है। वह अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाती। वहीं शी वादा करती है कि वह ली जियान का पूरा ध्यान रखेगी और हर दिन की खबर उसे देती रहेगी। धीरे धीरे लिंग शियाओ के जाने का दिन भी आ जाता है। ली जियान के पापा तो लिंग शियाओ के पापा से भी ज्यादा परेशान होते हैं। लिंग शियाओ ऊपर देखता है, शायद आखिरी बार किसी को देखने की उम्मीद में, बट वहाँ कोई नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद जीशु उसे जाते हुए देखता है। उधर ली जियान अभी तक अपनी नानी के घर से वापस नहीं आई थी। उसके पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो घर लौट आए, लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर धीरे धीरे जीशु के जाने का दिन भी आ जाता है और उस दिन भी ली जियान के पापा वैसे ही परेशान रहते हैं। जीशु भी चला जाता है। ली जियान अपनी नानी के घर से दूर खड़े होकर प्लेन को उड़ते हुए देखती है और उसे जीशु के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। उसने अपनी सारी गर्मियों की छुट्टियां नानी के घर बिताई थीं। जब वह वापस आती है तो शी उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन थोड़ा अजीब भी महसूस करती है। उसे अजीब इस बात से लग रहा था कि जो लड़की अपने भाइयों से खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी, वो उनके जाने के बाद कैसे खुश रह सकती है। शी लिंग शियाओ की मजबूरी को अच्छी तरह समझती है और ली जियान को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ली जियान समझने की बजाय गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। पूरे स्कूल में उसे ढूंढा जाता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। बस ड्राइवर भी उससे उसके भाइयों के बारे में पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और बस में ही बैठी रहती है, जैसे उसे कहीं जाना ही न हो। उसे लिंग शियाओ और जीशु की याद आ रही होती है। इस तरह बस 3 बार राउंड लेती है, लेकिन ली जियान वहीं बैठी रहती है। तब ड्राइवर उसे उतरने को कहता है। घर जाते वक्त वह लड़की अपने भाइयों के बारे में बात करती है। वो दोनों को अनग्रेटफुल कहती है। ली जियान चाहे जितनी भी नाराज हो, लेकिन अगर कोई और उनके बारे में बुरा कह दे तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब उसे हर किसी से उनके बारे में सुनना पड़ रहा था। घर आकर वह अपने पापा को लिंग शियाओ से बात करते हुए सुनती है। पापा उसे भी बात करने को कहते हैं, लेकिन वह उन्हें इग्नोर कर देती है। उसके पापा को भी उसका यह बर्ताव अजीब लगता है, तो वह पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तब ली जियान कहती है कि वो बस इतना चाहती है कि कोई भी उसकी परवरिश पर सवाल न उठाए। वह कहती है कि अगर कोई भी उसके भाइयों के बारे में कुछ पूछे तो उसका दिमाग न खराब हो, लोग भूल जाएं कि उसका भी कोई भाई था। ली जियान की बातें सुनकर उसके पापा उसे समझाते हैं कि वो दोनों अपनी मर्जी से नहीं गए थे, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे उनसे नाराज नहीं रहना चाहिए। ली जियान भी अब अपने आंसू रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रो पड़ती है। उसके पापा उसे और समझाते हैं। धीरे धीरे सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। ली जियान को भी अब उन दोनों भाइयों से कोई शिकायत नहीं रह जाती। शुरू में दिन गुजारना जितना मुश्किल लग रहा था, अब सब धीरे धीरे आसान लगने लगता है। नए साल में सब वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। जीशु पहले कॉल रख देता है, फिर लिंग शियाओ और ली जियान बात करते हैं। अब पहले जैसी बातें नहीं होती, लेकिन प्यार उतना ही बना रहता है। लिंग शियाओ उसे क्यूट वाली बात बोलने को कहता है। ली जियान बोलने ही वाली होती है कि तभी ऑरेंज वहाँ आ जाती है और ली जियान का पूरा मूड खराब हो जाता है। वो अपने भाई को लेकर बहुत पजेसिव थी। उसे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर किसी छोटी सी बात पर दोनों की बातचीत वहीं रुक जाती है। कुछ दिनों बाद ली जियान भी कॉलेज ज्वाइन कर लेती है और बाकी सब की तरह बिजी हो जाती है। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं। अब तो ली जियान ने उन दोनों से बात करना भी कम कर दिया था। जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वक्त बीतता गया और वो दोनों उसके लिए अजनबी जैसे बनते गए। उनके कॉल आने पर वह बहाना ढूंढ लेती थी बात न करने का। अगले सीन में ली जियान और शी साथ होती हैं। तभी शी को लिंग शियाओ का मैसेज आता है। वो उससे ली जियान की तस्वीर मांगता है। शी ली जियान की फोटो खींचती है। ली जियान गुस्सा करती है कि उसकी फोटो क्यों ली गई, वो अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन शी कहती है कि फोटो क्यूट है। फिर मजाक में कहती है कि ये फोटो अपनी मम्मी को रिपोर्ट करने के लिए ली गई है। ली जियान उसे छेड़ती है, मॉमीज गर्ल। फिर वो पूछती है, क्या तुम प्यार में हो? शी मना करती है, लेकिन फोन देखते वक्त उसके चेहरे की स्माइल सब कुछ बयां कर देती है। वह कहती है, अगर मैं प्यार में होती तो तुझे जरूर बताती। अगले सीन में ली जियान लिंग शियाओ से बात कर रही होती है। लिंग शियाओ कहता है, अभी किसी को डेट मत करना, लड़कों के वादे भरोसे के लायक नहीं होते। वे करियर पर ध्यान देने की सलाह देता है। फिर ली जियान अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताती है। ग्रेजुएशन के बाद वह और उसकी एक सीनियर मिलकर एक वुड कार्विंग स्टूडियो खोलना चाहते हैं, जिसका नाम होगा टाइम गैप। ये नाम उस समय के खालीपन का प्रतीक है जिसमें शांति हो, जहाँ कला बनाई जा सके। भले ही वे बड़े कलाकार न बन पाएं, लेकिन कम से कम अपने लिए कुछ कमा तो पाएंगे। फिर सीन बदलता है और वे उस स्टूडियो की जगह को देखने जाते हैं। जगह थोड़ी दूर थी, लेकिन हवा साफ और माहौल बहुत शांत था। जिन जिन ने पहले ही काम शुरू कर दिया था, एक नई जर्नी की शुरुआत। फिर एक शॉकिंग बात सामने आती है। लिंग शियाओ, जो ग्रेजुएशन के बाद वापस आने वाला था, अब नहीं आ रहा। उसे एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिल गई है और उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया है। जब उससे पूछा जाता है क्यों, तो वह कहता है, मम्मी को मेरी जरूरत है।
लेकिन एक लड़की कहती है कि उसकी माँ सिर्फ इसलिए नहीं चाहती कि बेटा दूर जाए क्योंकि वह खुद अकेली नहीं रहना चाहती। यहाँ इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर भविष्य दिखाया जाता है। एक लड़की कहती है कि वह अगले 2 साल वहीं रुकेगी जब तक उसकी छोटी बहन लिटिल ऑरेंज बड़ी नहीं हो जाती, ताकि माँ का ध्यान रख सके। एक दिन लिंग शियाओ का कॉल आता है। वह कहता है वीडियो कॉल पर आओ, तो ली जियान कहती है कि वह अपने क्लासमेट्स के साथ स्केचिंग में बिजी है। कॉल छोटा होता है लेकिन इमोशंस बहुत गहरे होते हैं। कहा जाता है कि सपने अक्सर चमकते हैं लेकिन दूर होते हैं, जैसे तारे, इंद्रधनुष या गुलाब की पंखुड़ी पर गिरता हुआ ओस। हकीकत में बड़ा होने का मतलब होता है समझौते करना, कभी कभी खुद के खिलाफ, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। कई बार रात को आंसू चुपचाप बह जाते हैं। वक्त के साथ रिश्ते धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। बचता क्या है? सिर्फ कुछ यादें और वो त्योहारों पर भेजे गए मैसेज, मिड ऑटम डे, ड्रैगन बोट फेस्टिवल या 777 डे की रेड पैकेट वाली शुभकामनाएं। नरेटर कहता है कि हम तीनों जैसे 3 छोटे ग्रह थे, कुछ समय एक ही ऑर्बिट में घूमे, फिर अलग हो गए, अपने अपने रास्तों पर निकल गए। लेकिन अब समझ में आया जो लोग लौटने के लिए लिखे होते हैं वो एक दिन लौट ही आते हैं। इसलिए किसी के लिए रुककर अपना समय बर्बाद मत करो। फिर दिखाया जाता है 2018 की गर्मियों में, जब टैंग सान बीजिंग की जिंदगी से थक गई थी तो वह अपने घर लौट आई। उसने अपने स्टूडियो के पास एक अपार्टमेंट किराए पर लिया और अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के साथ रहने लगी जो अपने घर से भाग आई थीं। वह कहती है जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती। स्टूडियो टाइम गैप अब उसके लिए एक भावनात्मक जगह बन गया है, न शुरुआत न अंत, बस एक ऐसा मोड़ जहाँ ठहराव है। उसे एहसास होता है कि वह 25 साल की हो चुकी है और अंदर से खाली महसूस करती है। गुड नाइट, गुड बाय माई चिल्ड्रन। इस एक लाइन में वह अपने बचपन, अपने बीते कल और एक पूरे चैप्टर को अलविदा कह देती है।